हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावत। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, ठीक है, इसे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत को दिया था सटन एवं बावेरी नाम के दो वैज्ञानिकों ने। ठीक है, सटन और बावेरी। सटन एवं बावेरी नाम के दो वैज्ञानिकों ने इसको दिया था, जिसके कारण इसे सटन एवं बावेरी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीनों चीज एक ही है। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, या वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, या सटन और बावेरी सिद्धांत, सटन बावेरी थ्योरी। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था मेंडल के नियम के बारे में। ठीक है, मेंडल को आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और 3 नियम दिए: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, और स्वतंत्र विभवन का नियम। ठीक है, इनके द्वारा जो ये नियम प्रस्तुत किए गए कि कई शताब्दियों तक ऐसे ही पड़े रहे, इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे शताब्दियां बीतती गई, 1860 से लेकर के 19वीं शताब्दी जब शुरू हुई, तो उस समय के दौरान काफी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए विज्ञान के क्षेत्र में एवं तकनीकी के क्षेत्र में। ठीक है, इस समय तक आधुनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे, जिसके कारण हम अति सूक्ष्म वस्तुओं में जो है उनकी जो है यूनिट्स को देखते हैं। ठीक है, और इस क्रांति के फलस्वरूप जो वैज्ञानिक थे वो आनुवंशिकी के क्षेत्र में, कोशिकाओं के क्षेत्र में जितने भी साइटोलॉजिस्ट हुए, वो जो है विभिन्न प्रकार के प्रयोग में जुट गए। और इसी दौरान जो एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे, वाल्टर सटन, ठीक है, वाल्टर सटन अमेरिकी साइंटिस्ट थे, ये अपना प्रयोग कर रहे थे टिड्डे पर। टिड्डे पर ये अपना प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, और टिड्डों में प्रयोग करते समय उन्होंने सेम वही संरचनाएं देखी, वही सिद्धांत अपना प्रस्तुत किए जो सिद्धांत बहुत पहले ही मेंडल ने दिया था अपने मटर के पौधों के आधार पर, यानी प्रभाविता के नियम के आधार पर। ठीक है, या जो है पृथक्करण या विसंयोजन के नियम के आधार पर। ठीक है, तो टिड्डों में भी जो है इन्होंने वही संरचनाएं देखी, अर्थात जो है गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा जो है पेयर में होते हैं। ठीक है, और जो गुणसूत्र पेयर में होते हैं उसको हम होमोलॉगस गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और जो है यह गुणसूत्र में एक जो पेयर होता है वो आपका जो है फादर से आता है, और एक जो होता है वो मदर से आता है, यानी एक मेल से आता है और दूसरा फीमेल से आता है। और युग्मनज निर्माण के समय ये जो है युग्मक में जो है गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जो सिद्धांत दिया वाल्टर सटन ने, यह सिद्धांत जो है मेंडल के द्वारा दिए गए वंशागति के सिद्धांत पर आधारित था। और इसी समय के दौरान एक दूसरे जर्मन साइंटिस्ट थे, बावेरी। ठीक है, बावेरी एक दूसरे साइंटिस्ट थे। ठीक है, इनको बोमेरी भी लिखा गया है कहीं कहीं। ठीक है, बावेरी ये जो है प्रयोग कर रहे थे सी आर्चिन पर, ये जो है अपना प्रयोग कर रहे थे सी आर्चिन।
सियाचिन यानी एक समुद्री खीरा इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक जो है एनिमल होता है और ये समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। सियाचिन पर ये अपना प्रयोग कर रहे थे और इन्होंने भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान इसमें देखा कि जो गुणसूत्र हैं वो हमेशा जो है पेयर में होते हैं, यानी बावेरी और सेटन दोनों ने जो है जो अपना अलग अलग प्रयोग किया, वो दोनों जो है सिद्धांत, जो दोनों की थ्योरी थी वो जो है मेंडल से मैच करती थी। मेंडल के द्वारा जो है दिए गए सिद्धांतों को वो प्रूव करती थी, ठीक है। यानी वंशागति से संबंधित इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो बाद में पाया गया कि जो सिद्धांत इन्होंने दिया उसको तो मेंडल ने कई शताब्दियों पहले दे दिया था। जैसा कि मैंने बताया 1860 से लेकर के 19वीं शताब्दी तक ये जो है बीच में काफी लंबी गैपिंग रही, ठीक है। तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है दोनों ने मिलकर के प्रस्तुत किया और वंशागति के सिद्धांतों के अनुसार जो जीन होते हैं, जिसको मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर, ठीक है। जो जीन होते हैं वह किसी विशेष गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ठीक है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो गुणसूत्र के व्यवहार करने का जो पैटर्न होता है वह जो है मेंडल के नियमों की पूरी तरह से व्याख्या करता है, ठीक है। कि जो जीन है वह किस प्रकार से आनुवांशिक होते हैं, ठीक है। इसे ही हम वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। यानी वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत के अनुसार जो जीन होता है वह गुणसूत्रों पर स्थित होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। और एक विशेष जीन एक विशेष प्रकार के गुणसूत्र में किसी विशेष स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो है ये आपका, मान लीजिए ये गुणसूत्र है, ठीक है, ये आपका गुणसूत्र है, ठीक है। तो जो है एक विशेष स्थान पर, ठीक है, ये आपका पूरा जो है क्या है, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। और इस पे एक विशेष स्थान पर कहीं पे, मान लीजिए इस स्थान पर, इसी स्थान पर जो है जीन मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी किसी विशेष प्रकार के गुणसूत्र पर एक विशेष जीन एक विशेष स्थान पर मौजूद होता है, ठीक है। एक विशेष स्थान पर, यहाँ पे, चाहे वो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, या यहाँ पे हो सकता है, किसी भी एक विशेष स्थान पर मौजूद होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, पहला पॉइंट था। और दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि अर्धसूत्री यानी मियोसिस कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र के व्यवहार करने का जो पैटर्न होता है, यानी पश्चावस्था में, अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोसेस होती है उसकी पश्चावस्था में, ठीक है, पश्चावस्था में जो गुणसूत्र के व्यवहार करने का जो पैटर्न होता है वह मेंडल के नियमों की पूरी तरह से व्याख्या करता है, ठीक है। यानी कि जो जीन होता है, ठीक है, यानी जो जीन होते हैं, ठीक है, एक मान लीजिए ये मेल है और एक ये फीमेल है, ठीक है। इसमें जो जीन होते हैं, ठीक है, इसको हम जो है एक फीमेल, ठीक है, इसको हम इंडिकेट कर लेते हैं, एक जीन होता है, ठीक, इसको हम ए से इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। और जो है फीमेल में जो है जो गुणसूत्र होगा, क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, उसमें जो जीन होगा उसको हम स्मॉल ए से जो है इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें होते हैं हमेशा जो है पेयर्स में होते हैं, ठीक है, हमेशा जो है ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है। पेयर्स में क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो है जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ह्यूमन में वो जो है कितनी होती है, 46 होती है, यानी 2n, ठीक है, 2n इक्वल टू 46, यानी टोटल जो है 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 23 जोड़ों में होते हैं, जिसमें जो है जो आपका 22 जोड़ी जो होता है वो आपका जो है दैहिक कोशिका से संबंधित होता है, और जो एक जोड़ी जो है गुणसूत्र होता है वो आपका लैंगिक जो है कोशिकाओं से संबंधित होता है, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि जो है नर में, ठीक है, नर में X गुणसूत्र होते हैं,
सॉरी नर में जो है एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और जो मादा होती है मादाओं में एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो जो है होमोलॉगस पेयर्स में जो है जब जो है युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो युग्मक निर्माण के समय, ठीक है, युग्मक निर्माण के समय जो है यह गुणसूत्र जो है क्या होते हैं, एक दूसरे से जो है सेपरेट हो जाते हैं, यानी स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। यानी मेंडल के जो प्रथम नियम था प्रभाविता का नियम, ठीक है, उसमें जो है कोई एक जो है जो कैरेक्टर होगा वो दूसरे वाले पर क्या होगा, पूरी तरह से डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, ठीक है, इसको प्रभाविता का नियम कहा गया। लेकिन जो है मेंडल का नियम जो है ये गलत वैज्ञानिकों ने इसलिए सिद्ध किया कि जो है इनका ये नियम कहीं कहीं जो है लागू नहीं होता था। जैसे मेंडल ने अपना जो है मटर के पौधे पर जो है प्रयोग किया था, ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और जो है उन्होंने बैगनी रंग का जो फूल था उसका जो है क्रॉसिंग जो है किसके साथ करवाई थी, सफेद रंग के फूलों के साथ करवाई थी, ठीक है, सफेद रंग के फूलों के साथ क्रॉसिंग करवाई थी। तो जो है उसमें जो नया जाति का जो पौधा मिला F1 जनरेशन में, उसमें जो है बैगनी मिला, ठीक है, बैगनी मिला, ठीक है, कोई एक मिला, या तो बैगनी मिलेगा या तो सफेद मिलेगा। अगर बैगनी मिलेगा तो कहेंगे कि बैगनी जो है सफेद वाले के ऊपर क्या है, पूरी तरह से प्रभावी है। सफेद मिलेगा तो सफेद का कहेंगे कि जो है ये बैगनी वाले पर पूरी तरह से प्रभावित है, ठीक है। लेकिन यह जो कैरेक्टर था, ठीक है, ये जो इनका जो है सिद्धांत था प्रभाविता का नियम, ये कहीं कहीं गलत साबित हो गया। जैसे जो है कई वैज्ञानिकों ने जो है कई दूसरे जाति के पौधों पर जब प्रयोग किया, जैसे गुलाबास पर जो है प्रयोग किया, तो उसमें लाल रंग का जो फूल था और जो है सफेद रंग का जो फूल था, उसमें जो है जब क्रॉसिंग कराई गई, ठीक है, तो जो नए जाति का जो पौधा बना वो कैसा रहा, गुलाबी रंग का, ठीक है, गुलाबी रंग का रहा। तो इसमें तो जो है कोई तीसरा कैरेक्टर आ गया, ना तो लाल ही रहा ना तो सफेद रहा, तो कैसे पता चलेगा कि जो है ये जो है प्रभावी लक्षण है, ठीक है, कैसे प्रभाविता का नियम। तो जो है इसमें थोड़ी सी जो है कुछ कमियां रह गई, ठीक है, तो इसलिए मेंडल को जो है यहाँ पे कई साइंटिस्ट ने जो है फेल कर दिया था, ठीक है। तो वैसे ही जो है गुणसूत्रीय सिद्धांत में जो है जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो जीन होते हैं वह जो है एलील्स को लिए हुए होते हैं, विशेष कैरेक्टर्स को लिए हुए होते हैं, ठीक है। और जब भी जो है उनमें जो क्रॉसिंग कराई जाती है, ठीक है, तो क्रॉसिंग जब कराई जाती है तो यही जीन और ये जीन दोनों जो है आपस में क्या होते हैं, जो है इंटरेक्ट होते हैं, यानी काइस्मेटा फॉर्म होती है, ठीक है। और काइस्मेटा जब बन जाती है तो उसमें जो है जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो है ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एक जो है नए प्रकार का जो है उसमें जो है बनता है, ठीक। तो पृथक्करण के नियम के अनुसार जो पेयर्स होते हैं वो जो है क्या होते हैं, जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें गुणसूत्र क्या होता है, पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। फिर देखिएगा जो है जीन को मेंडल ने क्या कहा, आनुवांशिकता की इकाई कहा, ठीक है, क्योंकि जीन ही जो है एक ऐसा फैक्टर है जो है गुणसूत्रों के ऊपर किसी विशेष स्थान पर पाया जाता है और यह जो है किसी कैरेक्टर्स को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का भी काम करता है, ठीक है। तो जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसको हम 3 पॉइंट्स में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स में हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट है कि गुणसूत्र सदैव जोड़े में होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, इसी को ही इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, जोड़े में होते हैं, यानी जो एक जोड़ा जो गुणसूत्र होगा वह जो है नर से आएगा, ठीक है, और दूसरा जो जोड़ा होगा वो मादा से आएगा, ठीक है। तो गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं,
इनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स या होमोलॉगस क्रोमोसोम या होमोलॉगस गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, एक नर से आएगा, दूसरा मादा से। ठीक है, मेंडल ने भी जो है अपना जो है यही प्रयोग किया था। ठीक है, मेंडल ने क्या किया था, एक कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी का जो कैरेक्टर करवाया था, तो उसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आया था। ठीक है, एक मेल दूसरा फीमेल, यानी जो है क्रोमोसोम होगा वो जो है जीन, यानी मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था उनके अनुसार जो है वो हमेशा जोड़े में होता है। ठीक है, यहाँ भी देखो जोड़े में है। ठीक है, यहाँ भी देखो हमेशा जोड़े में है। ठीक है, लेकिन युग्मक में ये केवल एक ही होता है, सिंगल होता है, यानी जो है इसमें दो युग्मक हैं। ठीक है, एक टी दोनों अलग अलग मिला। ठीक है, और इसमें भी जो है इस तरह से जो है क्या है, अलग अलग है, एक स्मॉल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। ठीक है, तब उसके बाद जो है इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, यानी मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों के जोड़े एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के जोड़े अलग हो जाते हैं। ये कौन सा नियम था मेंडल का? मेंडल का पृथक्करण का नियम। मेंडल का पृथक्करण या विसंयोजन का नियम भी यही कहता है कि जो है जीन होते हैं, जो युग्मक होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो है कारक होते हैं, फैक्टर्स, वो जो है युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी विसंयोजित हो जाते हैं। ठीक है, इसे मेंडल ने विसंयोजन का नियम कहा। ठीक है, मेंडल का एक क्रॉस संकरण का आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये जो है युग्मक हमेशा क्या होते हैं, ये जो है पेयर में होते हैं मेंडल के पहले नियम के अनुसार। और दूसरे नियम के अनुसार जो है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्र के जोड़े अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी गुणसूत्रों का जोड़ा जो है वो क्या होगा, जो है, ठीक है, जो जोड़ा होगा वो क्या होगा, अलग हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं, ये अलग हो गया। ठीक है, और जो है मेंडल का जो तीसरा नियम है, ठीक है, जो इसको हम तीसरा नियम स्वतंत्र अभ्युवन का नियम कहते हैं, जिसमें मेंडल ने दो जोड़ी जो है लक्षणों को लेकर के एक साथ संकरण करवाया था। ठीक है, जिसमें जो है युग्मक क्या होते थे, एक दूसरे से स्वतंत्र रहते थे। यही जो है क्रोमोसोम सिद्धांत का तीसरा पॉइंट है, यानी तीसरा पॉइंट जो है वह आपका कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र युग्मकों में एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र युग्मकों में एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। युग्मकों में एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, मेंडल की स्वतंत्र अभियोजन नियम के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सटन और बावेरी के द्वारा दिया गया गुणसूत्रीय सिद्धांत, यह जो है मेंडल के सिद्धांतों की व्याख्या करता था। ठीक है, लेकिन क्या ये सच में जो है व्याख्या करता था?
कहीं ये भी नियम तो गलत ना हो जाए किसी प्रकार से। इसको प्रूव करने के लिए फिर अलग अलग वैज्ञानिकों में एक होड़ सी लग गई कि क्या ये सच में ऐसा होता है। तो जो है एक दूसरे वैज्ञानिक थे टी.एच. मॉर्गन, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने फल मक्खी पर, ठीक है, फल मक्खी पर अपना प्रयोग किया। फल मक्खी यानी जो है इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोग्लाइसिस, ठीक है। ड्रोसोफिला पर जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया और जो है पाया कि जो मेंडल ने अपना नियम दिया और सैटन और बावेरी ने जो क्रोमोसोम सिद्धांत दिया, यह जो है तीनों जो है एकदम सही तथ्यों को बताते हैं, ठीक है। जिसके बाद तब जाकर के जो है जितने भी दुनिया भर के साइंटिस्ट थे उन्होंने जो मेंडल का जो सिद्धांत था, ठीक है, जिसको कई शताब्दियों तक जो है दबा करके रख दिया गया था, जिसकी तरफ किसी ने नहीं ध्यान दिया था, उसको फिर से जो है उन्होंने जो है रीजनरेट किया, ठीक है। यानी उसको फिर से जो है एक नया प्रकाश मिला और उनके सिद्धांतों को एक मान्यता दे दी गई, ठीक है। तो ये रहा वंशागति का सिद्धांत, ठीक है। उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड पीडीएफ मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा और जो है अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो है वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। जहां पॉइंट आपको नहीं समझ में पॉज करके जो है कॉपी पेन उठा करके आप नोट कर लीजिएगा कि ये पॉइंट जो है मेरे समझ नहीं आया सर, ठीक है। उसको ग्रुप में आप मैसेज करेंगे तो उस पॉइंट को मैं आपको फिर से जो है समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।